बहुत बखूबी से इस काम को अंजाम दिया है। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं उसमें उसका विषय है फिल्मों से स्वयं का बोध। फिल्मों से स्वयं का बोध, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ स्वयं का अर्थ है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ, यानी आत्मसम्मान, आत्मगौरव, हमारे आध्यात्मिक मूल्य, बेहतरीन मूल्य, हमारे महापुरुष इत्यादि इत्यादि। अनंत जी भाई साहब, आपका फिल्मों को लेकर विशेषाधिकार रहा है, लेखन रहा है, आप स्वयं शब्द को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि पहला प्रश्न मुझ पर रहम करते हुए ये अंशु जी से पूछेंगे। मैंने बड़ी सिफारिश भी की थी लेकिन माने नहीं, पत्रकार हैं। और कठिन प्रश्न पूछ लिया पहला ही। तो मैं जो समझता हूँ, स्व का मतलब है जब देश के साथ स्व लगाते हैं जी, जब रोजगार के साथ स्व लगाते हैं, जब किसी भी चीज़ के साथ स्व उपसर्ग आप लगाते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। जैसे देश आप अगर कहते हैं तो मतलब कोई भी देश हो सकता है, लेकिन जब आप स्व उपसर्ग उसमें लगा देते हैं तो स्वदेश हो जाता है, मतलब आपका देश। स्वरोजगार, रोजगार मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्वरोजगार लगा देते हैं। इसी तरह नियमन, नियमन में अगर आप स्व लगा देते हैं तो स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन हो जाता है। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर इन दिनों स्वनियमन की बात हो रही है। तो फिल्मों में स्व मतलब फिल्मों में हमारा क्या है, फिल्मों में मेरा क्या है। और भारत में ज़्यादातर चीज़ें मेरा नहीं हमारा होता है। हमारा मतलब हमारे समाज का, हमारा मतलब हमारे परिवार का, हमारा मतलब हमारे देश का, हमारा मतलब हमारे राष्ट्र का। तो फिल्मों में स्व का बोध मतलब जो यहाँ के स्व मतलब यहाँ का हमारा जो है, भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत की पौराणिक गाथाएं, भारतवर्ष की कहानियाँ, क्योंकि भारत हमेशा से कथावाचकों का देश रहा है, तो यहाँ की कहानियाँ बड़ी अनूठी रही हैं। और आप देखिए कि जब जब भारतवर्ष की कहानी वैश्विक मंच पे जाती है उसका सम्मान होता है। इस वर्ष ऑस्कर में 2 चीज़ें सम्मानित की गई, एक RRR का नाटू नाटू गाना और दूसरा एलिफेंट विस्परर्स। इन दोनों इन एक फिल्म है और एक वृत्तचित्र है, डॉक्यूमेंट्री है। इन दोनों में देखेंगे तो कहानी क्या है, भारत और भारतीयता। RRR की कहानी क्या है? RRR की कहानी ये है कि जब राम को आवश्यकता पड़ती है तो भीम के लिए उसका कांधा उपस्थित रहता है। इसको अगर उस दृष्टि से देखिए, 2 पात्र हैं उसमें। राम जब बुराई का वध करते हैं तो भीम के कंधे पर सवार होकर बुराई का अंत करते हैं। इसमें बहुत गहरी दृष्टि छिपी हुई है, बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। वैश्विक मंच पर इसका सम्मान होता है। इसी तरह नाटू नाटू में भारतीयता की, यहाँ की मिट्टी की, यहाँ के संगीत की, यहाँ के लोकगीतों की, यहाँ के लोक दिनों की आपको प्रतिछाया स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वो एक और डॉक्यूमेंट्री वहाँ गई थी, दिल्ली के 2 भाइयों का जो पक्षियों की रक्षा करते हैं, नाम भूल गया मैं उसका। एक और डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर्स में गई थी, उसको नहीं मिला अवार्ड। वो इसलिए नहीं मिला कि बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन उसमें भारत के एक महान पत्रकार जो टेलीविज़न चैनल में काम करते थे, इन दिनों गाज़ियाबाद के हिंडन नदी में हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे हैं, उनकी लंबी कमेंट्री चलती है एजेंडा के तौर पर।
तो फिल्म कभी भी एजेंडा नहीं हो सकती। फिल्म फिल्म होती है, उसका अपना व्याकरण होता है, उसका अपना विशेषण, सर्वनाम, समुच्चय, उप उपविशेषण, संज्ञा, ये सब उनका अपना होता है। उसमें जहाँ भी आप एजेंडा मिलाएंगे वो दर्शकों की पकड़ में आ जाएगा। आज तक अगर समानांतर सिनेमा के नाम पर बनाई गई तमाम श्याम बेनेगल और तमाम बड़े बड़े जिनके फिल्मों के नाम रहते, कोई लोकप्रिय नहीं हो पाई। लोकप्रिय से मेरा मतलब फूहड़ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास इस देश में लोकप्रिय हैं, सूरदास जी इस देश में लोकप्रिय हैं, तमिल संत अलवाड़ इस देश में लोकप्रिय हैं, अक्क महादेवी कन्नड़ की इस देश में लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रिय होना और जनता की जुबान पे चढ़ना वो सिर्फ और सिर्फ स्व से आता है। स्व मतलब हमारा। फिल्मों में जहाँ स्व होता है वो जनता के दिल के करीब चली जाती। फिल्मों में जहाँ आप एजेंडा डालते हैं जनता उसको रिजेक्ट कर देती है। ये अनायास नहीं है कि समानांतर सिनेमा को इस देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। भले ही उसके पक्ष में बहुत सारे गुणगान किए गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन समानांतर सिनेमा अब डिब्बे में बंद होकर किताबों में पढ़ाई जाने वाली फिल्म रह गई है। कोई ये नहीं कहता कि वो कौन भूमिका और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में बनी थी। शोले आज भी दिखाई जाती है टीवी पे। तो लोकप्रिय होना, जनप्रिय होना, उसका नाभिनाल संबंध जो है वो स्व से है। तो इस तरह मुझे लगता है कि मैंने स्व की परिभाषित करने में सफल रहूंगा। आगे आपके प्रश्नों का उत्तर। सर, आपने स्व को बहुत अच्छे से परिभाषित किया, लेकिन एक सवाल इसमें अभी भी है। इसमें एक सवाल अभी भी ये है, स्व का मतलब स्वाधीनता को अपन से स्व को कैसे जोड़ेंगे? भारत की जो सिनेमा रहा है उसमें स्वाधीनता का क्या योगदान रहा, या स्वाधीनता को सिनेमा से कैसे जोड़े हुए? स्वाधीनता मतलब 1947 के बाद। 47 के बाद। स्वाधीनता का मतलब सर ये भी है कि वैचारिक स्वाधीनता 1947 के बाद भी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बल्कि मैं ये मानता हूँ कि 1947 के बाद हम वैचारिक रूप से परतंत्र हो गए। वैचारिक स्वतंत्रता, और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ किसी भी मंच पे। फिल्मों के संदर्भ में अगर वैचारिक स्वतंत्रता देखें तो कल 21 अप्रैल था ना, आज 22 अप्रैल है। 21 अप्रैल को ही आज से 110 वर्ष पहले दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन मुंबई के एक थिएटर में हुआ था। दादा साहब फाल्के ने कौन सी फिल्म बनाई? राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के ने दूसरी फिल्म कौन सी बनाई? कृष्ण। उसके बाद कैसी फिल्में बनी? लंका दहन, राम हनुमान, सुंदरकांड, सीताराम, ये लगातार इसी प्रकार की फिल्में बनती रही। कब से? 110 वर्षों के भारतीय फिल्मों के इतिहास में जब से फिल्में बनी तब से लेके 1947 तक। मैं उसको हिंदी फिल्मों का भक्ति काल कहता हूँ। और उस भक्ति काल में जो भी फिल्में बनी, आप याद करिए, प्रेम अदीप और शोभना समर्थ जी की राम और सीता की जोड़ी, दुर्गा खोटे का सीता का स्वरूप, ये फिल्में तब बन रही थी जब दादा साहब फाल्के को नारी पात्र नहीं मिल रहे थे। दादा साहब फाल्के को नारी पात्र को ढूंढने के लिए पूरे देश के वेश्यालयों के चक्कर लगाने पड़े थे। इस पेशे को इतना निकृष्ट माना जाता था कि उस जमाने में वेश्या भी फिल्मों में काम करने से इनकार करती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में सिर्फ विचार की शक्ति थी जो राजा हरिश्चंद्र और उसके बाद राम कथा पर आधारित सैकड़ों फिल्में बनवा के ले गए। ये वैचारिक स्वतंत्रता थी। ये ठीक है कि अंग्रेजों ने हमारी वैचारिक स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया,
लेकिन स्वाधीनता के बाद जिस प्रकार